नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास के PDF नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की हमारी जो क्लास है 13 मई, जिसमें 13 मई 2020 के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है। हाल ही में 12 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस या IND या इंटरनेशनल नर्सिंग डे भी जिसे कहा जाता है, वह हर साल 12 मई को विश्व नर्सिंग के इस संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में दुनिया भर में मनाया जाता है। यह जो दिवस है समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिन्हित करता है, अर्थात उनके समाज के लिए जो नर्सों का जो योगदान है उसकी उसे अप्रिशिएट करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसके बारे में लोगों को सब बताता है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो जो सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का जो प्रस्ताव है 1953 के अंदर US के स्वास्थ्य और शिक्षा कल्याण विभाग, जिसे डोरोथी सुदरलैंड भी कहा जाता है, उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और इससे पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर हैं उनके द्वारा इसे घोषित किया गया था, और इसे पहली बार 1965 ईस्वी के अंदर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स यानी ICN के द्वारा मनाया गया था। जनवरी 1974 से यह 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के संस्थापक की जो जन्मदिन की सालगिरह है उसके रूप में मनाया जाने लगा। उनका जो जन्म है वो 12 मई 1820 को हुआ था। इनके बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करें तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल वे एक ब्रिटिश नागरिक थी, और उन्हें युद्ध में जो घायल और बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता है। 1850 के दशक के दौरान जो क्रीमियन युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान जो युद्ध में दूसरी नर्सों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया और उनकी प्रबंधक के रूप में इन्होंने कार्य किया, और इन्हें जो लेडी विद द लैम्प इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये रात्रि के अंदर जो मरीजों की सेवा के लिए लैंप लेकर घूमती थी। उन जो कैंप्स हैं उनके अंदर लैंप लेकर के घूमा करती थी, इसलिए इन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। और उनके दूरदृष्टि वाले विचारों और सुधारों से आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली काफ़ी प्रभावित हुई है। अब हम इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो उन्होंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल से नाइटिंगेल स्कूल ट्रेनिंग स्कूल की जो स्थापना की थी। यह नर्सों के प्रशिक्षण के लिए प्रथम प्रोफेशनल प्रशिक्षण स्कूल था। इसके अलावा उन्होंने जो किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में स्कूल ऑफ मिडवाइफरी नर्सिंग की स्थापना की, जो बाद में देश के लिए एक मॉडल बना। और उन्होंने 200 से अधिक जो पुस्तकें हैं और इसके अलावा रिपोर्ट्स है आदि का उन्होंने प्रकाशन किया। और साथ ही उन्हें पाई चार्ट का आविष्कार करने के लिए भी जाना जाता है, यानी जो पाई चार्ट जिसे मैथमेटिक्स में काम में लेते हैं। पाई चार्ट जो आंकड़ों को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है, उसका आविष्कारक भी इन्हें माना जाता है। और वे रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी में शामिल की जाने वाली पहली महिला थी, और 1909 में उन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार दिया गया, और वे इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला बनी थी। अटल पेंशन योजना ने हाल ही में 5 साल पूरे कर लिए हैं। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की लॉन्चिंग की गई थी, और अब उसने अपने कार्यान्वयन के 5 साल पूरे कर लिए हैं। और 9 मई 2020 को इस योजना के तहत कुल नामांकनों की संख्या 2,23,54,028 रही है। यानी 9 मई 2020 तक जो कुल मतलब हम कह सकते हैं लगभग 2.25 करोड़ लोगों ने इसमें अपना नामांकन करवाया है। पहल जो इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो ये जो पहल है ये शुरू होने के पहले 2 वर्षों के अंदर लगभग 50 लाख इसके सब्सक्राइबर बने। इसके बाद 3 वर्षों के अंदर लगभग तीसरे वर्ष के अंदर इसके लगभग 1 करोड़ संख्या के साथ ये दुगनी हुई, और चौथे वर्ष में ये 1.5 करोड़ नामांकनों की उपलब्धि हासिल इसने की। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो ये जो भारत के वे नागरिक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष हैं वे इस योजना के अंदर भाग ले सकते हैं।
इसके अलावा इसका जो अगर एनरोलमेंट कर दिया जाता है तो इस एनरोलमेंट के बाद में ये जो योजना है वो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक व्यक्ति को 1,000 रुपये और 5,000 की न्यूनतम गारंटेड पेंशन प्रदान करती है। यानी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को 1,000 से 5,000 रुपये की जो न्यूनतम गारंटेड पेंशन है वो देगी। यानी कम से कम 1,000 रुपये होंगे और अधिकतम 5,000 रुपये। ये तो न्यूनतम ये तो इस चीज़ की तो मतलब ये तो गारंटेड है। और इसके अलावा जो पेंशन भोगी की यदि मृत्यु हो जाती है, जो पेंशनधारी है जिसको पेंशन मिल रही है, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका जो जीवन साथी, चाहे वो उसका पति अथवा पत्नी जो भी हो, उसे और उस पेंशन देने की ये गारंटी प्रदान करती है योजना। और इसके अलावा ग्राहक और पति पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में एक नामित व्यक्ति यानी एक नॉमिनेटेड व्यक्ति जो होगा वह इस अटल पेंशन योजना की जो राशि है उसका दावा कर सकता है, अर्थात उसे यह राशि मिलेगी। इस योजना के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो ये जो योजना है इसे स्वावलंबन योजना से बदल दिया गया है और यह असंगठित क्षेत्र को बुढ़ापे की आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। असंगठित क्षेत्र जिनको इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जा इनको इस प्रकार की उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है तो उन्हें ये एक पेंशन स्कीम दी जा रही है जो कि उनकी सुरक्षा, आय सुरक्षा उन्हें प्रदान करती है। इस योजना को पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू किया है जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना से जुड़ने वाले पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात है वो 57:43 है। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि 57:43 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं का इसमें भाग लेने वाली जो योजना में भाग लेने वाले जो पुरुष और महिलाएं हैं उनका अनुपात रहा है। इसे जो प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2015 के अंदर कोलकाता में लॉन्च किया था और यह जो योजना है वित्त मंत्रालय के तहत संचालित पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। हाल ही में MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। 12 मई 2020 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी MSME मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया और ये जो पोर्टल है यह एक प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित किया जाने वाला नियंत्रण कक्ष प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। और इस पोर्टल का जो प्रमुख उद्देश्य है वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जिन्हें MSME भी कहा जाता है उनकी सहायता के लिए आधुनिक ICT उपकरण बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और यहाँ चैंपियंस जो शब्द है इसका जो अर्थ है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस, इसका जो उद्देश्य है वो उत्पादन और राष्ट्र शक्ति को बढ़ाना है। हम इसके महत्व के बारे में बात करें तो ये जो पोर्टल है वो छोटी इकाइयों को बड़ा बनाने में मदद करेगा। यानी जो छोटे उद्योग हैं उन्हें अब वृहद स्तर पर, उन्हें बड़े स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश करेगा। और साथ ही ये कार्य उनकी शिकायतों को सुलझाने, समर्थन करने, प्रोत्साहित करने और मदद करने के द्वारा किया जाता है। इसमें प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये जो पोर्टल एक नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा जो उद्योगों को जानकारी प्रदान करेगा और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंटरनेट और टेलीफोन शामिल हैं। और ये जो सिस्टम है ये डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि के साथ में सक्षम है। और इस प्रणाली को पूरी तरह से भारत सरकार के CPGRAMS के साथ में एकीकृत किया गया है। अब हम इसी MSME जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, जिसने अभी हाल ही में चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है, और उसी से संबंधित दूसरी जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि MSME ने जो यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने कोविड-19 के किटों के सूक्ष्म भागों के निर्माण में प्रौद्योगिकी केंद्र की जो केंद्र हैं उसके मदद कर रहे हैं। यानी MSME मंत्रालय के तहत संचालित होने वाले जो प्रौद्योगिकी केंद्र हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR के मशीन के जो महत्वपूर्ण भाग हैं उनका निर्माण कर रहे हैं। जो RT-PCR जो मशीन है उसके महत्वपूर्ण जो पार्ट्स हैं, छोटे पार्ट्स या जो महत्वपूर्ण जो छोटे छोटे और हर तरह के जो पार्ट्स हैं उनका निर्माण वर्तमान में MSME के जो प्रौद्योगिकी केंद्र हैं वे कर रहे हैं। और इन केंद्रों के जो MSME मंत्रालय के जो तहत काम करने वाले जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें है जमशेदपुर, भुवनेश्वर और कोलकाता प्रौद्योगिकी केंद्र। ये केंद्र हैं जो इस RT-PCR मशीनों के कुछ हिस्सों का निर्माण कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स को बना रहे हैं। और हालांकि ये जो मशीनें हैं
ये मुख्य RT-PCR के वेरिएंट हैं, यानी मुख्य जो RT-PCR हैं उसी के विभिन्न स्वरूप हैं। उन्हें रियल टाइम क्वांटिटेटिव माइक्रो PCR सिस्टम भी कहा जाता है और ये जो मशीनें हैं वो 1 घंटे से भी कम समय के अंदर परिणाम दे देती है, यानी काफ़ी कम समय इनकी जो कार्य क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी तेज़ी से ये कार्य करती है। इसके अलावा ये जो कॉम्पैक्ट है और आसानी से इन्हें कहीं भी इनके परीक्षण को इन्हें ले जाया जा सकता है, अर्थात ये इन्हें किसी भी स्थान पर लाना ले जाना बिल्कुल सुगम है, आसान है और ये बड़े आसानी से अपना जो कार्य कर पाती हैं। और प्रौद्योगिकी केंद्र क्या है, इनके बारे में बात करें तो जो ये प्रौद्योगिकी केंद्र हैं इनकी जो स्थापना है MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के मंत्रालय के द्वारा की गई थी और ये 2 लाख से अधिक युवाओं और उद्योग कर्मचारियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में जो भारत में कुल 18 प्रौद्योगिकी केंद्र हैं, जो कि उपकरण, इसके अलावा मोल्ड और डाई, फॉर्जिंग एंड फाउंड्री, इसके अलावा विद्युत मापने के उपकरण, कांच, जूते, खेल के सामान इत्यादि का डिजाइन और निर्माण ये कर रहे हैं। कुछ प्रौद्योगिकी केंद्र, इनके अलावा जो कुछ प्रौद्योगिकी केंद्र हैं जो एरोस्पेस, रक्षा और अनुसंधान और विकास की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। कोविड कवच, कोविड-19 के लिए भारत का जो पहला स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट है जिसका नाम कोविड कवच रखा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के लिए स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है और ये जो किट है वो कोविड-19 संक्रमण की निगरानी के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसकी जो मुख्य बातों के बारे में बात करें तो ये जो किट है वो मात्र ढाई घंटे के अंदर 90 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है और इस किट को संयुक्त रूप से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दोनों ने मिलकर के इसे विकसित किया है। और ये जो किट है इस नमूने के अंदर IgG एंटीबॉडी की उपस्थिति का परीक्षण करेगी, यानी IgG एंटीबॉडी उपस्थित है या नहीं है इस बात का टेस्ट ये मशीन करती है। और ये जो मशीन है काफ़ी संवेदनशील है, लागत प्रभावी है और तेज़ है। जैसा कि हमने बात की ढाई घंटों के अंदर केवल ढाई घंटों के अंदर ये 90 जो सैंपल हैं उनका टेस्ट कर सकती है, तो इस काफ़ी तेज़ी से कार्य करती है। लागत प्रभावी यानी इसकी लागत काफ़ी कम है और ये संवेदनशील है, अर्थात यह टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें काफ़ी सटीकता के साथ ये रिजल्ट्स दे सकती है। इस किट का जो प्रमुख लाभ यह है कि जो RT-PCR परीक्षण की तुलना में इसे न्यूनतम जैव सुरक्षा आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं इसके जो अन्य जो लक्षणों की, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो ऐसा एक विशिष्ट परीक्षण जो विशिष्ट RNA की मात्रा को मापता है। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड जो हमारे कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले, जो हमारे कोशिकाओं के अंदर केंद्रक और कोशिका अंग होते हैं उनमें पाए जाने वाले कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं RNA, जिन्हें राइबोन्यूक्लिक एसिड्स भी कहा जाता है। इनकी जो मात्रा को मापने वाला एक परीक्षण है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या RT-PCR कहा जाता है। हाल ही में जो ICMR ने चीन से लगभग 5 लाख कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्ट किट जो लिए थे उन्हें रद्द कर दिया है क्योंकि वे गलत परिणाम दे रहे थे। अब हम बात करें ये जो किट्स हैं इनका जो उत्पादन एलिसा किट्स, इनका उत्पादन गुजरात में स्थित जायडस कैडिला के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कार्य NIV के द्वारा किया जा रहा है, यानी NIV ने जिस टेक्नोलॉजी का विकास किया है उस टेक्नोलॉजी को अब वह जायडस कैडिला को हस्तांतरित करेगी, उसे प्रदान करेगी और उसके बाद में कोविड-19 के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है उसके अंदर यह काफ़ी बड़ी छलांग है, क्योंकि भारत ने अधिकांश नैदानिक सामग्रियों का आयात कर रहा है और ये जो प्रौद्योगिकी का जो हस्तांतरण है इसके माध्यम से जायडस कैडिला बड़े पैमाने पर इनका जो उत्पादन कर पाएगी। अब इसके महत्व के बारे में बात करें तो जो एक किट है एलिसा आधारित परीक्षण करने में सक्षम है, जिसका पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है और इसका जो प्रयोग है वो संक्रमणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है। हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की 154वीं जयंती मनाई गई है। गोपाल कृष्ण गोखले की 154वीं जयंती भारत के
द्वारा मनाई गई। हम इनके बारे में बात करें तो 9 मई 2020 को देश की जो देश भर में स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की 154वीं जयंती मनाई गई है। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और समाज सुधारक थे। यानी उदारवाद के जो फॉलोअर थे और साथ ही समाज सुधारक थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जो जन्म है 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में हुआ था, जिसे उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा माना जाता था। उसके रत्नागिरी जिला के अंदर इनका जन्म हुआ। गोखले ने वर्ष 1884 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक किया। अंग्रेजी शिक्षा ने उन्हें पश्चिमी राजनीतिक विचारों से अवगत कराया और परिणामतः वे जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल और एडमंड बर्ग जैसे सिद्धांतकार जो कि पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, उन विचारकों के ये काफ़ी बड़े प्रशंसक भी बन गए थे। अब हम बात करते हैं इनके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर इनकी जो भूमिका रही है उसके बारे में। तो जो गोखले हैं उन्होंने वर्ष 1889 के अंदर 1889 यानी 1889 ईस्वी के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली और एक प्रमुख समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे के प्रभाव में आ गए। वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के लिए गोखले को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। यानी बनारस के अंदर जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, उसके लिए अध्यक्ष के रूप में गोखले चुने गए थे। और यह वह समय था जब लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में नरमपंथियों और अतिवादियों के समूह के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। और वर्ष 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन में दोनों गुट अलग हो गए थे। यानी जो नरमपंथी नेताओं में से एक थे और 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन हुआ, वहाँ से कांग्रेस के दो गुट बने, यानी कांग्रेस विभाजित हुई थी। और वर्ष 1899 से 1902 के दौरान वह बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बने थे और वर्ष 1902 से 1915 तक वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने कार्य किया था। इसके अलावा गोखले ने वर्ष 1909 में मार्लेमेंटो सुधार को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो भारत के जो प्रशासनिक अधिनियम हैं जो भारत के जो संविधानिक विकास है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। मार्लेमेंटो सुधार को भी 1909 के अंदर ये हुआ था। एक उदारवादी राष्ट्रवादी के रूप में वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात की जाए, एक क्वेश्चन बनता है तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती भाषा में एक पुस्तक धर्मात्मा गोखले भी लिखी थी। इसके अलावा हम इनके बारे में बात करें जो इन शिक्षा और समाज सुधार के रूप में इन्होंने जो कार्य किए उनके बारे में बात करें तो उन्होंने भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने खोज की थी, जो कि आप इसके अंदर स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं। ये जो इमेज है गोपाल कृष्ण गोखले की, इसके साथ में दिया गया फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इसके संस्थापक थे। वह महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी जुड़े हुए थे। और वर्ष 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद भी उन्होंने शुरू किया था, जो एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। और गोखले की जो विचारधारा है वो सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा के विस्तार, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रतिक्रियावादी और क्रांतिकारी तरीकों से इस्तेमाल को खारिज करने पर आधारित थी। इसके अलावा अब हमारा जो अगला टॉपिक है स्वास्थ्य वायु। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है उसने केवल 36 दिनों के रिकॉर्ड समय के अंदर कोविड-19 से संक्रमित रोगों के इलाज के लिए एक नॉन इन्वेसिव BPAP यानी जिसे बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर यानी BPAP वेंटिलेटर भी कहा जाता है, उसका विकास किया जाए और इसका जो नाम है वो स्वास्थ्य वायु रखा गया है। इसका जो नाम है वो स्वास्थ्य वायु रखा गया है। तो इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो ये जो वेंटिलेटर मशीन है, जो गंभीर रूप से असमर्थ रोगी जो है जो कि सांस लेने के अंदर जिनको काफ़ी तकलीफ हो रही है, उन्हें
सांस लेने वाली जो हवा है उसे फेफड़ों के अंदर और बाहर ले जाने के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करता है। अर्थात जिनके फेफड़े ठीक से जो हवा को खींच नहीं पाते हैं उसके लिए इस वेंटिलेटर का विकास किया गया है कि यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करती है। नॉन इन्वेसिव बीपे यानी बाई लेवल जो पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है वेंटिलेटर एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित सटीक क्लोज लूप एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम है। इसमें अत्यधिक कुशल पार्टिकुलेट एयर फिल्टर तथा 3D प्रिंटेड मैनीफोल्ड जो कपलर हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसके महत्व के बारे में बात करें तो ये जो वेंटिलेटर है ये इस मशीन का जो सबसे अधिक लाभ यह है कि इसके इस्तेमाल के लिए किसी भी स्पेशल नर्सिंग की आवश्यकता नहीं है। अर्थात इसका जो इस्तेमाल है काफ़ी सरल है और इसे किसी भी वार्ड, अस्थायी अस्पताल या डिस्पेंसरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही नर्सिंग स्टाफ को इसके लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता भी नहीं है। अर्थात ये काफ़ी सरलता से, काफ़ी जिसे कहते हैं ईजी तरीके से इसको ये यूज की जा सकती है। इसमें कुछ बड़ी कोई जटिलताएं नहीं है जिससे कि इसे आसानी से काम में लिया जा सकता है, इसे कोई भी काम में ले सकता है। इसे स्वदेशी उपकरण और तकनीकी से तैयार किया गया है जिसे राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यानयन बोर्ड, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज़ की मान्यता प्राप्त एजेंसियों ने इसे प्रमाणित किया है। और आप इस जो इमेज के अंदर ये जो मशीन है, जो वेंटिलेटर मशीन, इसको आप देख पा रहे हैं, ये बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन है जिसे स्वस्थ वायु कहा गया है। हाल ही में चीन ने ऑनलाइन नेशंस कप जीता जिसके अंदर भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। चीन ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित की गई FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशनल कप जो शतरंज खिताब है वो जीत लिया है। ये जो मुकाबला वो 6 टीमों के बीच हुआ था जिसके अंदर भारत को 5वां स्थान मिला है और चीन ने जो राउंड रॉबिन जो दौर था उसके अंदर शानदार प्रदर्शन किया और फिर सुपर फाइनल में अमेरिका से 2-2 का ड्रा खेला जो उसे खिताब दिलाने के लिए काफ़ी था। क्योंकि जो इसके अंदर जो टूर्नामेंट है उसके अंदर नियमों के अनुसार जिस टीम ने राउंड रॉबिन दौर में शानदार प्रदर्शन किया है और यदि वो फाइनल में स्कोर उसका टाई भी रह जाता है तो भी उसे चैंपियन बनाना था। इसी आधार पर चाइना को जो यह है फाइनल का जो स्कोर टाई रहने के बावजूद भी राउंड रॉबिन दौर के अंदर अपने प्रदर्शन के कारण उसे यह शतरंज का खिताब मिला है। अब हम बात करते हैं जो द्वितीय स्थान की, तो द्वितीय स्थान पर इस टूर्नामेंट में अमेरिका रहा। इसके अलावा तीसरे स्थान पर यूरोप, चौथे स्थान पर रूस और 5वें स्थान पर भारत रहा और जो शेष विश्व की जो टीम है उसे 6ठा स्थान मिला है। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है और अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की। तो आज का हमारा प्रश्न है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा वर्ष 2018 के लिए जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर कितनी है? आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर ढूंढें। तो इसका जो सही उत्तर है वह है राष्ट्रीय जन्म दर। जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा वर्ष 2018 के लिए जारी किए गए जो आंकड़े हैं उनके अनुसार राष्ट्रीय जन्म दर जो है वह 20 प्रति हज़ार है। इसके अलावा मृत्यु दर 6.2 प्रति हज़ार है और शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हज़ार रही है। हम इसके अलावा बात करें, इसमें और अधिक जानकारी हम अपडेट करते हैं तो जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी जन्म दर सबसे कम रही है वर्ष 2018 के दौरान और इसी वर्ष के दौरान अगर सर्वाधिक जन्म दर की बात की जाए तो वह बिहार की रही है। हम बात करते हैं जो मृत्यु दर की, तो सबसे कम जो मृत्यु दर है वह दिल्ली की रही है और सर्वाधिक मृत्यु दर छत्तीसगढ़ राज्य की रही है। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।